नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज अपनी जो प्रश्न उत्तरी रहने वाली है वो रहने वाली है सीरीज नंबर 5। और दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी में अपन 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। उनमें से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी टाइप करते रहे। और क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कर ले ताकि और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। तो चले दोस्तों, शारीरिक शिक्षा ग्रेड 2 के हिसाब से अपनी जो आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न उत्तरी रहने वाली है वो ही रहेगी इम्पोर्टेंट। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, इसमें शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों, यहाँ पे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछी गई है कि वो कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो फीमर, मैंडिबल, स्टर्नम या फिर क्लेविकल। दोस्तों, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछी गई है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में मैं अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लेन करके बताऊँ तो फीमर होती है वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लेविकल ये चेस्ट सामने छाती के जो कॉलर बोन, इसे कॉलर बोन भी बोलते हैं, क्लेविकल को अपन कॉलर बोन भी बोलते हैं। स्टर्नम हड्डी होती है वो चेस्ट में या छाती में होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार सही आंसर निकल के आएगा वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैंडिबल शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो कहाँ पाई जाती है, ये जबड़े में होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना। प्रश्न नंबर 2, हड्डी का कठोरपन किस तत्व के कारण होता है। दोस्तों, हड्डी का जो कठोरपन होता है वो कौन से तत्व के कारण होता है, हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है जिसके कारण हड्डी कठोर होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो हड्डी का जो कठोरपन होता है प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम। यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, कैल्शियम के कारण हड्डी में कठोरपन होता है, ये अपने को यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों कैल्शियम। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न वो प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरी रहेगी आज के हिसाब से। और प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग में विकार के कारण आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पे ब्लड के अंदर जो यूरिन होता है इसकी वृद्धि शरीर के कौन से अंग में विकार के कारण ज़्यादा हो जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी ब्लड के अंदर जो यूरिन होता है उसकी मात्रा किसके कारण बढ़ती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। कौन से अंग में विकार या समस्या होने के कारण ब्लड में यूरिन बढ़ जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो यकृत, पित्ताशय, किडनी या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है इसका किडनी में या गुर्दे में जो खराबी हो जाती है उसके कारण ब्लड के अंदर यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखिए, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र का क्या नाम है। दोस्तों, जो ब्लड प्रेशर है इसको मापने वाला यंत्र होता है उसका क्या नाम होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो रक्त दाब को मापने वाला यंत्र का क्या नाम है। स्टेथोस्कोप, स्पेग्नोमेनोमीटर, कार्डियोग्राफ या फिर इलेक्ट्रोग्राफ, इनमें से कौन सा है जो ब्लड प्रेशर को यहाँ पे मापा जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पेग्नोमेनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर ये को मापने वाला यंत्र है। तो ब्लड प्रेशर जिसे अपन बीपी बोलते हैं उसका मापन करता है और आमतौर पर 120/80 mmHg के हिसाब से अपन यहाँ पे बीपी रहती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा,
भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे भोजन होता है, उसमें ऊर्जा यानी एनर्जी का प्रमुख सोर्स कौन सा होता है, साधन कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों संतुलित आहार किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं बताऊं संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो संतुलित आहार में 5 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये पांचों जो अवयव मिल जाते हैं तो उसे अपन संतुलित आहार के नाम से, बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। तो उसमें से मुख्य यहाँ पे प्रमुख पूछा गया है दोस्तों, प्रमुख साधन। तो प्रमुख कौन सा होता है सबसे जल्दी जो एनर्जी देता है? तो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भोजन का प्रमुख साधन माना जाता है ऊर्जा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों ये वॉलीबॉल खेल होता है, उसमें पुरुष के लिए नहीं, महिलाओं के लिए जो नेट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, ये अपने यहाँ पे बताना है। और 3rd ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। जो नेट होता है, इस नेट के अंदर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नेट होता है, इस नेट में जो महिलाओं के लिए जो ये हाइट होती है नेट की वो कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। जो नेट होता है, इस नेट के अंदर पूछा गया है कि महिलाओं के लिए नेट की हाइट ज़मीन से कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है कि ज़मीन से नेट की हाइट कितनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2.24 मीटर या फिर 2.24 मीटर ये महिलाओं के लिए नेट की हाइट होती है। और इसी के साथ में 2.43 ये पुरुष के लिए हाइट रहेगी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पुरुष के लिए 2.43 और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर नेट की हाइट होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्लास को भी आप शेयर करते रहे दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आती है तो ज़रूर क्लास को शेयर करें और चैनल वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये क्लास पहुंच सके। प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। दोस्तों जो प्राचीन में जो शारीरिक गतिविधियाँ होती थी उनमें क्या शामिल नहीं है, ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है। तो मुक्केबाजी, रथ दौड़, निशानेबाजी या फिर तलवारबाजी, इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ है जो प्राचीन काल में शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं थी? तो चले दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्राचीन काल में से शारीरिक गतिविधियों में निशानेबाजी या शूटिंग की एक्टिविटीज़ है वो इसमें शामिल नहीं थी। इसी के अलावा मुक्केबाजी, रथ दौड़ और तलवारबाजी ये सभी एक्टिविटीज़ इसमें शामिल थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखें दोस्तों, और क्लास को शेयर और लाइक करना जरूर न भूले दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 रहेगा यहाँ पे, मनुष्य में मोटापे का मुख्य कारण कौन सा है? दोस्तों जो मनुष्य मानव व्यक्ति होता है उसमें मोटापे यानी ओबेसिटी का जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो मनुष्य में मोटापे का प्रमुख कारण कौन सा होता है? तो पेशी उत्तक में वृद्धि हो जाती है, वसीय उत्तक में, अस्थि उत्तक में या फिर उपरोक्त में, इनमें से कौन सा टिश्यू है जिसमें वृद्धि या उसमें इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे ओबेसिटी का कारण बन जाता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे वसीय उत्तक यानी एडिपोज टिश्यू में अगर एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाती है एडिपोज टिश्यू में तो वो मोटापे का कारण बनती है, ओबेसिटी का कारण रहेगी दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है कि 42.195 किमी या फिर 42.250 किमी, 26 मील, 385 गज या फिर ए एंड सी दोनों। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मैराथन दौड़ की दूरी को मानक को निर्धारित करता है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ए एंड सी दोनों, यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे 42.195 किमी और 26 मील 385 गज दोनों ही मैराथन दौड़ की मानक दूरी होती है। अगर अपन किलोमीटर में देखते हैं तो ये वाली, और गज में मील में देखेंगे तो ये वाली होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इस प्रकार दोनों ऑप्शंस यहाँ पे सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कौन सी ग्रंथि शरीर में शर्करा को नियंत्रित करती है? दोस्तों यहाँ पे शरीर में कौन सी ग्लैंड है जो शर्करा या ग्लूकोज को नियंत्रित करती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो थायराइड, पीयूष ग्रंथि, पेनक्रियाज या फिर पैराथायराइड। तो प्रश्न नंबर 10 बताना है दोस्तों यहाँ पे कि कौन सी ग्रंथि है जो शर्करा या ग्लूकोज को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेनक्रियाज। ये ग्रंथि यहाँ पे ग्लूकोज या शर्करा को कंट्रोल करती है, जिसे अपन अग्नाशय ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे ये ग्रंथि पेनक्रियाज है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो वो इंसुलिन हार्मोन, ध्यान रखना है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर भी करते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का इसमें फ़ायदा हो सके। प्रश्न नंबर 11 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल में सब्स्टिट्यूट प्लेयर कितने होते हैं? दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल खेल के अंदर पूछा गया है कि जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर, जिसे अपन स्थानापन्न या चेंज करने वाले प्लेयर के नाम से जानते हैं, वो कितने होते हैं संख्या में, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो 7, 5, 6 या फिर 3। वॉलीबॉल में सब्स्टिट्यूट या स्थानापन्न प्लेयर कितने होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं दोस्तों वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल टीम में यहाँ पे 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन प्लेइंग खिलाड़ी कितने होते हैं, जो ग्राउंड में खेलते हैं, कोर्ट में खेलते हैं, वो 6 खिलाड़ी कोर्ट के अंदर वॉलीबॉल कोर्ट में खेलते हैं। तो यहाँ पे खेलने वाले प्लेइंग 6 और फिर बाकी कितने बचे 6। तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर यहाँ पे कितने रहेंगे? तो वो 6 खिलाड़ी स्थानापन्न या चेंज प्लेयर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6 प्लेयर सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे अंजू बॉबी जॉर्ज है वो किस खेल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट, एथलेटिक्स, शतरंज या फिर कुश्ती। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अंजू बॉबी जॉर्ज है वो एथलेटिक्स से संबंधित प्लेयर रहेगी दोस्तों, एथलेटिक्स की खिलाड़ी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों एथलेटिक्स। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों यहाँ पे शिक्षा एजुकेशन के अंदर खेल प्रणाली को लाने का श्रेय है वो किसे जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे शिक्षा के अंदर जो खेल प्रणाली लागू किया गया वो किसके द्वारा की गई है? स्किनर, फ्राइड, रोस या फिर कुक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न भी है। तो शिक्षा में जो खेल प्रणाली को लाने का श्रेय जाता है वो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे रोस के द्वारा शिक्षा के अंदर खेल प्रणाली को लागू किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। ब्लैंक वुड किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे शब्द है ब्लैंक वुड, ये किस खेल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। ब्लैंक वुड किस खेल से संबंधित रहेगा? तो कैरम से, ब्रिज से, शतरंज या फिर बॉक्सिंग। कौन से खेल से ब्लैंक वुड संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहने वाला है हो रहेगा ब्लैंक वुड, ये ब्रिज खेल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्रिज। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पे डिप्थीरिया रोग है, इसका संबंध किससे है, ये अपन को यहाँ पे पूछा गया है। दिमाग से, कंठ से, पेट से या फिर रक्त परिसंचरण से। कौन से अंग से यहाँ पे डिप्थीरिया रोग संबंधित है, जो कौन से अंग को यहाँ पे प्रभावित करता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा इसका कंठ से संबंधित होता है, यानी श्वसन तंत्र से ज़्यादातर रिलेट होता है, कंठ को प्रभावित करता है वो डिप्थीरिया करता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस आहार को संपूर्ण आहार कहा जाता है? दोस्तों इनमें से कौन सा आहार है जिसको अपन संपूर्ण आहार कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो मांस,
फल, दूध या फिर अनाज, इनमें से कौन सा आहार है, कौन सा फूड है जिसको अपन कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। पर्सन नंबर 16 सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे दूध। यहाँ पे पर्सन नंबर 16 का सही आंसर रहेगा दोस्तों दूध को अपन यहाँ पे संपूर्ण आहार के नाम से जानते हैं, यानी दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व यहाँ पे मौजूद होते हैं, इसलिए अपन इसको संपूर्ण आहार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 17। और दोस्तों क्लास को भी आप शेयर करते रहे और कितने इंपॉर्टेंट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं वो आप अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर शेयर करें। क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को आप शेयर भी करते रहे दोस्तों। पर्सन नंबर नेक्स्ट 17 देखे दोस्तों, यहाँ पे पर्सन नंबर 17 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जीवन की पूछी गई है कि रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों जीवन की रचनात्मक, जिसके द्वारा जीवन की रचना होती है और क्रिया भी उसी के द्वारा चलती है, ऐसी कौन सी इकाई है शरीर की जिसके द्वारा जीवन इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 17 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से ही जाना जाता है। लाइसोसोम को अपन आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को अपन कोशिका का पावर हाउस के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे कोशिका, ये जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोशिका। नेक्स्ट और अगला पर्सन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पर्सन नंबर 18 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्सन नंबर 18, क्रोमोसोम जिसे अपन गुणसूत्र कहते हैं किसके बने होते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो किसके बने होते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो डीएनए, आरएनए, आरएच फैक्टर, आरएच पॉजिटिव, इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसके द्वारा क्रोमोसोम या गुणसूत्र बने हुए होते हैं। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो गुणसूत्र होते हैं वो सदैव जोड़े में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है, सदैव जोड़े में पाए जाते हैं। और कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। उनमें से जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होती है, जो लास्ट वाली महिला में XX और पुरुष में XY के नाम से जानी जाती है, वो लैंगिक जोड़ी होती है। इसी के साथ में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र भी पाए होता है। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, पर्सन नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डीएनए के बने होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 19 देखे दोस्तों, पर्सन नंबर 19 देखे दोस्तों, राइबोसोम का क्या कार्य होता है। दोस्तों अभी इसी पर्सन में मैंने बता भी दिया है कि राइबोसोम होता है, इसका क्या कार्य होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों जो कोशिका होती है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर जो द्रव पदार्थ भरा होता है उसी में अनेक प्रकार के कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गुणसूत्र होते हैं, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। इसी प्रकार ये कोशिका के अंदर अनेक अंग पाए जाते हैं, उनमें से जो राइबोसोम होता है, इस राइबोसोम का क्या कार्य होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो पर्सन नंबर 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण या संचरण करना, ये राइबोसोम का कार्य होता है, इसीलिए अपन राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। प्रोटीन की फैक्ट्री अपन यहाँ पे राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 20 देखे दोस्तों, पर्सन नंबर 20, कोशिका को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसको दो भागों में डिवाइडेशन या बांटने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। काइपोसिस, माइटोसिस, साइटोसिस या फिर स्कोलियोसिस। तो चले दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 20 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोशिका को दो भागों में जो डिवाइडेशन हो जाता है, मान लो ये दोस्तों ये एक कोशिका है और इसका दो भागों में डिवाइडेशन हो जाता है, आगे चल के कोशिका विभाजन के दौरान दो भागों में इसका डिवाइडेशन होता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो पर्सन नंबर 20 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों माइटोसिस। ध्यान रखना है इसके, माइटोसिस ये कोशिका को दो भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया होती है, माइटोसिस।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर में पूछी गई है कि पानी की मात्रा है वो कितना प्रतिशत होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ग्रेड 3 2022 में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर 70 से 75 के अगर बीच में एवरेज देखें तो वो पानी की मात्रा शरीर में पाई जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन एवरेज रूप में यहाँ पे देखते हैं तो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों कि मानव शरीर में जो पानी की मात्रा होती है वो 70% होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है। दोस्तों यहाँ पे जो प्लाज्मा होता है उसमें पानी कितना प्रतिशत होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले वाले प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे शरीर के अंदर पूछा गया था कि शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है, तो शरीर में 70% पानी होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन प्लाज्मा जो रक्त का संगठन होता है दोस्तों, यहाँ पे जो रक्त होता है वो रक्त 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा कणिकाई। ध्यान रखना है, प्लाज्मा और दूसरा कणिकाएं मिलकर रक्त का निर्माण करती है। तो प्लाज्मा होता है उसमें कितना प्रतिशत पानी होता है, तो लगभग 90 से 92% पानी प्लाज्मा में पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 90% पानी प्लाज्मा में पाया जाता है। इसी के साथ प्लाज्मा में 7% प्रोटीन और 1% अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 23, हृदय की पेशियाँ जिसे हार्ट मसल होती है, हृदय की पेशियाँ होती है, जो हृदय की पेशियाँ होती है वो कौन से प्रकार की होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। जो हार्ट मसल होती है वो कौन सी प्रकार की रहेगी, अनैच्छिक और अरेखित होती है, अनैच्छिक और रेखित प्रकार की होती है, ऐच्छिक और रेखित होती है, या फिर उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा प्रकार है कि मसल हार्ट मसल के अंदर आती है। तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा उसके अनैच्छिक और रेखित प्रकार की जो मसल्स होती है वो हार्ट की मसल्स होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी हृदय की जो पेशियाँ होती है वो अनैच्छिक मांसपेशी की तरह कार्य करती है, लेकिन वो कैसी होती है जो रेखित होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कार्य करने के आधार पर वो अनैच्छिक रहेगी और दिखाई देने में वो रेखित प्रकार की दिखती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24, और क्लास को आप जरूर शेयर करते रहे, लाइक भी जरूर करें दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है। दोस्तों यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो आमाशय में होती है, रक्त में, कोशिका में, या फिर श्वसन तंत्र में, इनमें से कौन सी क्रिया के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया संपन्न होती है या कंप्लीट होती है। तो प्रश्न नंबर 24 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, ब्लड या रक्त के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 रहेगा, कंडरा जिसे अपन टेंडन कहते हैं किसे जोड़ता है। दोस्तों जो कंडरा होता है जिसे अपन टेंडन इंग्लिश में बोलते हैं, ये किसे जोड़ता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे एक टेंडन होता है, दूसरा लिगामेंट होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो लिगामेंट किसको जोड़ता है, टू बोन, ध्यान रखना है, बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है। और कंडरा या टेंडन ये हड्डी को, ध्यान रखना है, बोन टू मसल्स यानी ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है वो कंडरा या टेंडन करता है, यानी अस्थि को पेशी से जोड़ने का कार्य करेगा वो यहाँ पे टेंडन करेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे टेंडन और लिगामेंट दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न भी रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना प्रतिशत होता है। दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार के अपन यहाँ पे फैक्ट देखे हैं कि मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रतिशत के आधार पर अपने को सभी प्रकार के प्रश्नों का ध्यान रखना है। यहाँ पे मांसपेशियों का पूछा गया है, शरीर में पानी की मात्रा पूछी जाए तो उसका कितना प्रतिशत है, और प्लाज्मा में पानी की मात्रा पूछी जाए तो उसका कितना प्रतिशत है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 70 से 75% ये भी होता है पानी, और प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है। और यहाँ पे मानव शरीर में जो मांसपेशियों का प्रतिशत होता है
वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो 40 से 45% मांसपेशियों का भार शरीर में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 40 से 45%। नेक्स्ट और अगला प्रश्न 27 देंगे दोस्तों। और आज की क्लास आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को शेयर भी करें। प्रश्न नंबर 27 देखें दोस्तों यहाँ पे शरीर की मांसपेशियाँ किसकी कमी से कमज़ोर होती है। दोस्तों यहाँ पे शरीर की जो मसल्स होती है वो किसकी कमी के कारण या उसमें वीकनेस आ जाती है, कमी होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान बताना है। शरीर की मांसपेशियाँ किसकी कमी से, ध्यान रखना है, किसकी कमी के कारण मसल्स में वीकनेस आ जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 27 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पोटेशियम की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो वो मसल्स की कमज़ोरी बन जाती है। इसी के साथ में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। सल्फर के कारण दिमाग कमज़ोर चलता है, ये भी अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर की मांसपेशी है वो पोटेशियम की कमी के कारण कमज़ोर पड़ जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 रहेगा मानव शरीर में थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे थ्रोइंग मसल्स किसे कहा जाता है ये पूछा गया है सीधा सीधा यहाँ पे। थ्रोइंग का मतलब दोस्तों यहाँ पे फेंकने के काम में, ध्यान रखना है, फेंकने के काम में जो मांसपेशी काम आती है उसे अपन थ्रोइंग मांसपेशी के नाम से जानते हैं, थ्रोइंग मसल्स के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सी होती है। प्रश्न नंबर 28 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पेक्टोरेलिस मेजर मांसपेशी होती है वो थ्रोइंग मसल्स के नाम से जानी जाती है, जो कि शरीर में ये स्टर्नम हड्डी होती है और यहाँ जो छाती के अंदर ये पाई जाती है, ये अपनी ध्यान रखने की बात है दोस्तों। जो छाती होती है इस छाती के अंदर यहाँ पे जो मांसपेशी पाई जाती है दोनों तरफ में वो पेक्टोरेलिस मेजर मांसपेशी पाई होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखे दोस्तों यहाँ पे जो रहने वाला है प्रश्न नंबर आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 29 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 रहेगा मांसपेशियों में कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मसल्स होती है उसमें कितने प्रकार के फाइबर या तंतु पाए जाते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूँ कि मांसपेशियों में कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियों में 2 प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। एक होता है रेड फाइबर और एक होता है इसी के साथ में वाइट फाइबर, यानी सफ़ेद और लाल फाइबर। लेकिन जो रेड फाइबर अगर किसी व्यक्ति में ज़्यादा पाया जाता है मांसपेशियों में तो वो सहनशील क्रियाओं में ज़्यादा, यानी लंबी क्रियाओं में, सहनशील क्रियाओं में निपुण होता है। इसी के अलावा जो सफ़ेद फाइबर अगर किसी की मांसपेशियों में ज़्यादा पाया जाता है तो वो ज़्यादातर फास्ट क्रियाएं यानी तीव्र गति की क्रियाएं करने में संपन्न होता है, स्प्रिंटर होता है। तो अपन रेड फाइबर को स्लो टीच फाइबर के नाम से जानते हैं, स्लो ट्विच फाइबर, ये भी अपने को ध्यान रखना है, स्लो टीच फाइबर STF। और वाइट फाइबर को अपन फास्ट ट्विच फाइबर के नाम से जानते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर के FTF के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न नंबर 30 देखिए, लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा वो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 क्रेब्स चक्कर कहाँ पूरा होता है। दोस्तों यहाँ पे क्रेब्स चक्कर जो पूछा गया है यानी क्रेब्स साइकिल वो कहाँ पूरा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया, यकृत, अग्नाशय, फिर एल्वुलाई, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रेब्स चक्कर कहाँ पूरा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। और प्रश्न नंबर 30 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एल्वुलाई के अंदर क्रेब्स चक्कर पूरा होता है। एल्वुलाई क्या होती है दोस्तों, तो ये श्वसन तंत्र, ध्यान रखना है, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है दोस्तों, यहाँ पे क्रियात्मक इकाई रहेगी। तो श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, तो वो एल्वुलाई होती है। इसी में जाके ऑक्सीजन O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। O2 और CO2 का चेंजिंग कहाँ होता है, तो वो एल्वुलाई में होता है और ये श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है। तो चलिए दोस्तों आज ने अपन ने यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एनालिसिस किया है। कितना स्कोर आप अचीव कर पाए हैं वो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। क्लास कैसी लगी वो आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर आप क्लास को समाप्त करें। मिलते हैं दोस्तों कल एक इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।